वह पल है जब सच अब और ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह पाएगा। बहुत जल्द उस रहस्यमयी रात से पर्दा उठने वाला है जिसने अब तक नंदिनी की पहचान, उसकी मौत और आर्यवर्धन के अतीत को एक गहरे सन्नाटे में छुपा रखा था। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां आर्यवर्धन अपने दिल का सबसे भारी बोझ लेकर अन्नू को अपने घर बुलाता है और उसे उस सीक्रेट रूम तक ले जाता है जिसे उसने अब तक दुनिया से छुपा कर रखा था। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुलता है, अन्नू के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। पूरा कमरा सफेद चादरों से ढका हुआ है, मानो समय वहीं थम गया हो। एक विशाल पियानो, ढके हुए फर्नीचर, सफेद बेडशीट और हवा में लहराते पर्दे। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उस कमरे को जिंदा यादों की कब्र बना दिया हो। पर्दे हिलते हैं और अन्नू को एक अजीब सी अनुभूति होती है, मानो कोई अदृश्य मौजूदगी वहां सांस ले रही हो। उसी पल उसकी नज़र दीवार पर टंगी तस्वीरों पर पड़ती है और उसकी धड़कन रुक सी जाती है। उन तस्वीरों में आर्यवर्धन के साथ एक औरत है, वही राजनंदिनी। आर्यवर्धन भारी आवाज में सच स्वीकार करता है कि राजनंदिनी उसकी पत्नी थी, उसकी हमसफर थी, उसका पहला और अधूरा प्यार थी। वह बताता है कि अष्टमी की उस डरावनी रात को राजनंदिनी की हत्या कर दी गई थी और उसी दिन से उसका जीवन भी मानो वहीं खत्म हो गया। लेकिन वह पूरा सच बताने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर अन्नू ने सब जान लिया तो वह उससे नफरत करने लगेगी, उससे बात करना भी बंद कर देगी। यही डर है जिसने आर्यवर्धन को अब तक अपने दिल के सबसे सच्चे 3 शब्द, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहने से रोक रखा है। वह अन्नू को खो देने के डर से हर दिन मर रहा है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। दूसरी ओर अन्नू राजनंदिनी की तस्वीर को देखती ही रह जाती है और उसका मन अतीत की गलियों में खो जाता है। अचानक उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आने लगते हैं, मंदिर की घंटियां, खून से सनी अष्टमी की रात, दर्द, चीखें और अधूरा प्रेम। उसके अंदर कहीं गहराई में दबा सच जाग उठता है और उसे एहसास होने लगता है कि वह सिर्फ अन्नू नहीं है, बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। यह एहसास उसे अंदर तक हिला देता है और उसका डर और उलझन और बढ़ जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि सच क्या है, बल्कि यह है कि जब अन्नू आर्यव